हेलो फ्रेंड्स, आज के क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव फंक्शन के बारे में। अभी तक मैंने पिछले लेक्चर में आपको वेव फंक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था और बताया था कि कोई भी मैटर है उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। लेकिन अगर हमें किसी मैटर की डायनामिक कंडीशन को पता करना है तो ये जो वेव है ये एक्चुअली में प्योर वेव नहीं होती है, क्योंकि कहीं पे ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और कहीं पे वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि पार्टिकल के साथ एक वेव पैकेट एसोसिएट है। अगर ये मैटर कहीं पे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो ये वेव एक कॉम्पैक्ट वेव पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ये मैटर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उस जगह पे ये वेव पैकेट एक्सटेंडेड प्लेन वेव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिससे हम पार्टिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। उसके लिए वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। इस वेव फंक्शन को आप स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। वो किसी भी पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है, कंटेन करता है। जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम एंड ऑल दिस, कोई भी आपको पार्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेव फंक्शन के ऊपर सुटेबल ऑपरेटर लगाते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दी है, लेकिन एक्चुअली में वेव फंक्शन क्या है, हमारा टारगेट 1 या 2 लेक्चर में यही रहेगा कि हम पहले वेव फंक्शन को जाने कि वेव फंक्शन एक्चुअली में है क्या और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा। ठीक है ना, क्या कॉन्सेप्ट सोच के इस वेव फंक्शन को डिज़ाइन किया गया होगा। क्या ये हर जगह एक जैसा रहता है या जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो क्या वेव फंक्शन भी चेंज होता रहता है। क्या हमें इसकी एग्जैक्ट फॉर्म किसी पर्टिकुलर कंडीशन में पता है या नहीं पता है। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको 2-3 वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ में आएंगे। जब हम वेव फंक्शन को कम्प्लीटली समझ जाएंगे तब हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से बढ़ पाएंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में सारा खेल वेव फंक्शन का ही होता है और वेव फंक्शन को ही अगर हम नहीं समझ पाए तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन तो बड़ी आसान है। अगर आप वेव फंक्शन को समझ गए, श्रोडिंगर इक्वेशन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हम नेक्स्ट लेक्चर में श्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे। वो एक्चुअली में इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना बड़ा टास्क है वेव फंक्शन को समझना है और उसकी अलजेब्रा को समझना है। ठीक है, तो पहले हमारा टारगेट इसी को समझना रहेगा। तो इस लेक्चर में हम मेजरमेंट के रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिकली तो आपको चीज़ें कुछ पता ही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पोलराइजेशन होता है, उसका एग्जांपल लेके हम स्टेट वेरिएबल के बारे में पता चलेंगे कि किसी भी फंक्शन की स्टेट क्या होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पोलराइजेशन बता देती हूँ कि आपको पता है कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों ही होते हैं। ठीक है, मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिन्हें आप कहते हो क्वांटाइज फॉर्म के, जिसके क्या है फोटॉन्स हैं। तो मैटर वेव्स और फोटॉन्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि मैटर के पास मास होता है और फोटॉन्स मासलेस पार्टिकल होते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट चीज़ है, मैटर वेव्स एकदम डिफरेंट चीज़ है। उसको हमें शुरू से ही स्टडी करके चलना है, क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव तो कर रहे हैं पार्टिकल, लेकिन एक्चुअली में ये वेव की प्रॉपर्टी को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पे ये इन्हें पार्टिकल की तरह बिहेव भी करना होता है। ये तो आपने पढ़ा है कि लाइट जो होती है उसमें भी पार्टिकल तो होते ही हैं, ठीक है ना, जिन्हें आप फोटॉन्स बोलते हैं। तो इसमें भी पार्टिकल हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर आप जिसे लाइट कहते हैं, लाइट से बोलते हैं क्योंकि वो विजिबल रीजन में पड़ती है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्स रेज, गामा रेज और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो ये सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बेस पे आपने अलग अलग रेंज को सेट कर दिया है। ठीक है, तो जो लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सारा क्वांटाइज्ड होता है, उन्हें आप फोटॉन्स कहते हैं, और ये फोटॉन्स डिफरेंट एनर्जी के होते हैं और उन डिफरेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज कर दिया है आपने एक्स रेज, गामा रेज एंड सो ऑन में। लेकिन मैटर वेव्स में जो पार्टिकल बिहेवियर होता है और कहीं वेव बिहेवियर है, उसमें पार्टिकल के पास मास होने के कारण वो डिफरेंट होते हैं फोटॉन से, क्योंकि फोटॉन्स मासलेस पार्टिकल हैं। फ्रेंड्स, हम एक क्लासिकल एग्जांपल लेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पोलराइजेशन।
आपको पता है कि पोलराइजेशन क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों ही होते हैं। और जब लाइट प्रोपगेट करती है किसी डायरेक्शन में तो उसके परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो अगर सन से लाइट आ रही है, ठीक है, या आप सोडियम लाइट से मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हो, तो अगर आप कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहे हो, जैसे आप सोडियम लैंप ही ले लीजिए, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, आपकी लाइट प्रोड्यूस हो रही है और मोनोक्रोमेटिक लाइट उसमें से निकल रही है। तो उस मोनोक्रोमेटिक लाइट में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लगातार डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। मान लीजिए प्रोपेगेशन तो एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है कभी वाई डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, तो वो एट रैंडम चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कंपोनेंट हैं, अगर हम उनमें से कुछ कंपोनेंट को फिल्टर कर लें जो एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो जो लाइट होती है वो पोलराइज लाइट होती है। कंपोनेंट को फिल्टर करने से पहले जो लाइट थी वो अनपोलराइज लाइट थी, जिसमें आपके आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट थे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक कंपोनेंट को आप आसानी से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हो। ये मैक्सवेल ने रिलेशन दिया था इनके बीच में, जहाँ पे के एक वेक्टर है। तो आप ये कंसीडर करके चल रहे हो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर उसकी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपने पता लगा लिए तो मैग्नेटिक कंपोनेंट बहुत बड़ा टास्क नहीं है पता लगाना, वो आप इसकी हेल्प से आसानी से पता लगा लेंगे। तो आपने इसको डिफाइन किया, E इज इक्वल टू E इज नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है और के ये सिंगल मोनोक्रोमेटिक है, तो इसकी एक सिंगल पर्टिकुलर वेवलेंथ है। के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा वेवलेंथ की एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ये है, इसको बता रहे हैं। और उसमें आपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को डिफाइन किया है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है और ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, कोई ऐसे, ये डॉट क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन मान लिया ये है, वाई डायरेक्शन ये है और जेड डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन है, उनको आप पॉइंट से डिनोट कर रहे हो। अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे डिनोट करते हो तो अंदर की डायरेक्शन में, इसे डिनोट कर रहे हो तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं। तो हमें ये बताया कि जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वो मिक्स हैं, तो ये आपकी अनपोलराइज लाइट है। और जब ये किसी भी फिल्टर से पास होती है, फिल्टर से पास होने के बाद केवल एक ही डायरेक्शन के कंपोनेंट मिलते हैं, तो ये आपकी पोलराइज लाइट हुई। कोई ज़रूरी नहीं है ये आपके वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट बता रहे हैं, ठीक है। जो आपकी प्रोपेगेशन हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में है। हमने ये डिफाइन किया है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। जेड आपका आउट ऑफ प्लेन है, उसे आप पॉइंट से डिनोट करेंगे। और इसके अक्रॉस यूनिट वेक्टर E1, यूनिट वेक्टर E2, यूनिट वेक्टर E3। वैसे तो आप आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आप E1, E2, E3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मान लिया ये सब यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई जेड के अक्रॉस, और ये जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आए हैं वो सब पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो आपने इन्हें फिल्टर कर दिया है, तो ये जो लाइट मिली है वो आपकी पोलराइज लाइट मिली है। अब मान लिया आपने यहाँ पे कुछ ऐसा, पोलराइजेशन के लिए आप निकोल प्रिज्म भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में। निकोल प्रिज्म क्या होता है, कैल्साइट का बना हुआ होता है और इसकी जो लेंथ होती है इसके विड्थ के कंपैरिजन में 3 टाइम ज़्यादा होती है। ये एंगल बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 179 डिग्री का होता है, और जो बाकी के ये एंगल हैं वो हाफ डिग्री के होते हैं। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये वाले हाफ। तो अगर आपने इस क्रिस्टल को इस तरीके से कट कर दिया और इनके बीच में कैनेडा बाल्सम की एक लेयर लगाई, ठीक है, एक एडजेसेंट होता है जिसे आपने इससे लगा के जोड़ दिया, ठीक है। उसका पूरा ऑप्टिक्स है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जब ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो कुछ लाइट तो इधर ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये ट्रांसमिट लाइट है। तो ट्रांसमिटेड लाइट ये में सारे कंपोनेंट वाई एक्स हैं और इसमें सारे जेड एक्सिस के हैं। तो इस तरह अनपोलराइज लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो आपको 2 तरह की लाइट मिलती है। पोलराइज लाइट है दोनों ही, एक में कंपोनेंट वाई एक्सिस पैरेलल हैं और इसमें
आपके जेड एक्सिस के पैरेलल हैं जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो आपने पोलराइज लाइट को ऑब्टेन कर दिया। ये सारी थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे हम किसी भी जो आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं उनकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को आसानी से समझ सकें, उसके क्या रूल हैं उसको समझ सकें। अभी हम देखेंगे कि क्या चीज़ है। मान लिया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है E0, क्योंकि जो यहाँ से पास हुआ इसको क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, E2 sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, E0 E2 sin kx माइनस ओमेगा टी। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, और एक स्टेट आपने बताई E0 E3 sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये आपका जेड एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट को बता रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अगर आपको इस लाइट के लिए एक इक्वेशन लिखनी है तो वो ये होगी, इसके लिए लिखनी है तो ये होगी, और ये आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें दोनों कंपोनेंट हैं इसको बता रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि मान लिया ये जो इस तरह का है इसे बोलते हैं कैट। ठीक है, ये आपके एक्चुअली एक तो ये कैट होता है और इधर की साइड लगा देते हैं इसको बोलते हैं ब्रा। एक है कैट ऑपरेटर, एक ब्रा ऑपरेटर। ये आपको यूज़ करने होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको ध्यान रखना है ये स्टेट को बता रहे हैं। तो आपने बताया कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो ये क्या बता रहा है कि किस पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। और अगर आप E3 लिख रहे हैं तो ये बता रहा है कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एकदम से आपको क्लियर हैं फ्रेंड्स। आपको ये तो पता चल गया है ये स्टेट हैं। अब हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई भी अनपोलराइज लाइट है, अगर आपकी पोलराइज लाइट ही है जो एक्स डायरेक्शन में जा रही हैं और जिसके सारे कंपोनेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और अगर इसको आपने निकोल प्रिज्म से पास कराया तो आपको डेफिनेट पता है कि ये जो पास होने के बाद जब ये निकोल प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे वाई डायरेक्शन में हैं। और यहाँ पे निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद ये जो कंपोनेंट हैं ये वाई डायरेक्शन में ही होते हैं। तो सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और सारे कंपोनेंट यहाँ हो जाएंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन को हम छोड़ देते हैं कि ये जो कैनेडा बाल्सम लेयर आपने लगाई है उस लेयर में कोई भी लाइट का एब्जॉर्प्शन ना हो। अगर ऐसा एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो मान लिया इस पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 है अगर, तो आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म इंटेंसिटी कितनी रहेगी, I0 ही रहेगी। ठीक है, अगर आपके ने ऐसी लाइट पास कराई है कि सारे जेड कंपोनेंट जो हैं वो मतलब ये पोलराइज जो लाइट है ये इस स्टेट में है कि सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में हैं, तो आपने अगर इसे निकोल प्रिज्म से पास कराया है तो ये सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कोई भी कोई भी कंपोनेंट ट्रांसमिट नहीं होगा इस डायरेक्शन में। और जितनी इंटेंसिटी I0 इसकी है ये I0 हो जाएगी। मतलब हमारे पास ये तीन कंडीशन है। आपने अनपोलराइज लाइट जिसमें दोनों कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो पास कराए तो कुछ कंपोनेंट यहाँ गए, कुछ कंपोनेंट यहाँ गए। आपने कहा कि लीनियरली पोलराइज लाइट जिसमें जेड कंपोनेंट ही हैं सारे, या आप कह सकते हैं जेड एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो वो सारे के सारे ट्रांसमिट हो जाएगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी और ये हो गया। तो ये आपकी एक तरह से प्योर स्टेट हो गई। ठीक है, ये आपकी स्टेट बिफोर ट्रांसमिशन, बिफोर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म E2 है और आफ्टर भी E2 ही है। और इसमें आपका E3 स्टेट में है सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन E3 स्टेट में ही रहेंगे। लेकिन इसमें आपके कंपोनेंट कुछ E2 में हैं और कुछ E3 में हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ ना कुछ वेटेज के साथ होते हैं। कुछ कंपोनेंट वाई वाले जो कंपोनेंट है हो सकता है वो ज़्यादा हों,
जेड वाले कम हों, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा कि E2 की वेटेज कॉस थीटा है और E3 की वेटेज साइन थीटा है। तो इस तरह से आपका ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो मिक्स्ड स्टेट में है, जिसमें आपके वाई कंपोनेंट भी हैं एंड जेड कंपोनेंट भी हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेंगे वो E2 कॉस थीटा और यहाँ पे E3 साइन थीटा वाले मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंटेंसिटी की ही बात करें तो मान लिया इंटेंसिटी यहाँ पे I0 थी, तो यहाँ से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी I0 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी, और यहाँ पे इन वाले पार्टिकल की इंटेंसिटी I0 साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। प्योर होगी तो इंटेंसिटी सेम है प्योर स्टेट में, अगर यहाँ पे प्योर है तो भी इंटेंसिटी सेम है। लेकिन अगर आपका जो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं वो मिक्स स्टेट में हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी मिलेगी और यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लिया आपने एक लाइट ली है जिसकी स्टेट क्या है E2, ये आप समझ रहे हैं ना क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें सारे कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है। तो ये आपकी प्योर स्टेट है पोलराइजेशन की। हम पोलराइजेशन ही डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए पोलराइजेशन की स्टेट है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन में। तो ये इसकी प्योर स्टेट है और ये भी इसकी प्योर स्टेट है। लेकिन आपने कहा कि हमारा जो अगर इलेक्ट्रिक जो आपकी लाइट है वो मिक्स स्टेट में है विद वेटेज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तब मान लिया आपने इसे निकोल प्रिज्म से पास कराया और इस लाइट की इंटेंसिटी हमने बहुत लो रखी है। लो इंटेंसिटी का मतलब आपको पता है जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अगर आप डिम कर देंगे लाइट, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी डिम कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम हो जाते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाना, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ना, इंटेंसिटी कम करना, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम करना। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम इंटेंसिटी सोर्स की कम कर दें, मान लिया है इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी हमने बिल्कुल डिम कर दिया और इतनी डिम कर दी है कि इसमें से मान लिया एक फोटोन एक समय में सिर्फ एक ही फोटोन निकल रहा है। तो देखिए ये एक फोटोन है, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये मिक्स्ड स्टेट है तो यहाँ से ये इधर निकलेगा या इधर निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको नहीं पता है। आप यहाँ पे भी एक डिटेक्टर लगा दीजिए और एक डिटेक्टर यहाँ लगा दीजिए, और इस डिटेक्टर से आप जैसे ही कोई फोटोन एंटर करे तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो इस तरह की सेटिंग कर दीजिए। तो आपने कहा डिम लाइट से जो कि मिक्स्ड स्टेट में है यहाँ से फोटोन निकला, निकलने के बाद पूरे चांस है वो यहाँ पे भी आए या पूरे चांस है वो यहाँ पे भी आए। अगर थीटा की वैल्यू π/6 है तो आपको पता है कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो है, आपको ये भी पता है कि इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, तो यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 1/4। तो आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पे आपके 3 फोटोन आएंगे और यहाँ पे उसके बाद एक 1 फोटोन आएगा, फिर यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 1 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली में अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप करते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं और आपको बीप की आवाज़ सुनाई देनी शुरू होती है, तो ये बीप की आवाज़ जो है वो लगातार सुनाई नहीं देती है आपको पहली बात तो इनके बीच में साइमल्टेनियस बीप की आवाज़ नहीं होगी फोटोन, क्योंकि इतनी डिम लाइट है, या तो यहाँ एंटर कर रहा है यहाँ एंटर कर रहा है। और ये भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 फोटोन लगातार एंटर करें तब यहाँ पे 4th फोटोन एंटर करेगा, फिर यहाँ 3 करेंगे, फिर यहाँ 1 करेगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या पॉसिबल रिजल्ट है अगर आपका पार्टिकल मिक्स स्टेट में है। अगर मिक्स स्टेट में है तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जितने भी फोटॉन्स आएंगे वो फोटॉन्स कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ रहे हैं आप। ये इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोटोन क्या होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स,
ठीक है, आपको ये डेफिनेटली पता है कि यहाँ पे फोटॉन्स 3 टाइम ज़्यादा होंगे इनके कंपैरिजन में, लेकिन आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे फोटोन आने वाला है या यहाँ पे आने वाला है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही एट रैंडम होते हैं। फोटोन यहाँ पे आएगा, इससे इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे आगे जाना है या रिफ्लेक्ट होना है। बात समझ रहे हैं? तो फोटोन का इंटरेक्शन जब इस पर्टिकुलर कनाडा बाल्सम लेयर से हुआ है, उस टाइम उसकी मोमेंटम एनर्जी इनमें चेंज हो गया। कोई भी स्टेट है, मान लिया E2 स्टेट में है वो, और अगर इससे इंटरेक्ट होने के बाद मान लिया उसकी स्टेट चेंज हो गई है, E3 स्टेट में चला गया तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर E3 में है और मान लिया चेंज नहीं होती स्टेट तो वो रिफ्लेक्ट ही हो जाएगा। तो हो सकता है कि 2 लगातार फोटोन यहाँ पे मिल जाए आपको। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी बात स्किप नहीं करनी है। आपको पता है कि यहाँ फोटोन मिक्स स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि वो आगे जाएगा या रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट मीन्स जब आप यहाँ पे डिटेक्ट कर लोगे कि एक फोटोन आया है, तो आप ये श्योर हो चुके हो कि ये फोटोन आपका E2 स्टेट में है। बात समझ रहे हो? इससे पहले ये किस स्टेट में था कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पार्टिकल का इंटरेक्शन हुआ है एक्सपेरिमेंट में। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं, चाहे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, उसमें आपकी पार्टिकल का वेव और पार्टिकल बिहेवियर दोनों हैं। तो वो जो वेव फंक्शन है, ठीक है ना, फोटॉन्स के केस में आप वेव फंक्शन नहीं बोलते हो, तो फोटोन के साथ अटैच वेव जो है या फोटोन है वो इसके साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि वो कहाँ कौन सी स्टेट में फाइनली आने वाला है। और एक बार जब यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है तो आप श्योर हो कि ये आपका E2 स्टेट में है। जितने भी फोटोन यहाँ से पास हो चुके हैं उनके बारे में तो आप कंफर्म हैं कि ये E2 स्टेट में है, लेकिन इससे पास होने से पहले आप कंफर्म नहीं थे ये E2 में था या E3 में था। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप पोलराइजेशन में सिर्फ 2 ही स्टेट ले रहे हैं, E2 और E3, लेकिन जब आप वेव फंक्शन को डील करेंगे तो बहुत सारी स्टेट होंगी। ठीक है, उन स्टेट में से कौन से स्टेट में पार्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले था वो हमें नहीं पता होता है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपने किया, ठीक है, उसके बाद वेव फंक्शन की बहुत सारी स्टेट हैं, ठीक है, पोजीशन के कॉरस्पॉन्ड बहुत सारी स्टेट हैं। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, मान लिया आपने माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप से अगर आपको पार्टिकल को देखना है तो आपको लाइट डालनी पड़ेगी, तो दैट मीन्स कि लाइट उस पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो उससे उसका मोमेंटम एनर्जी सब चेंज हो सकती है और पोजीशन भी चेंज हो सकती है। और फाइनली जो आपको पोजीशन मिली है तो वो पोजीशन तो आपने बता दी कि हाँ ये है, लेकिन उससे पहले क्या पोजीशन थी वो आपको नहीं पता है। ठीक है, वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उससे पहले उसके ऊपर फोटोन डला है। आपने देखा है जब उससे पहले उसका इंटरेक्शन एक फोटोन से हो चुका है उस पार्टिकल का। आप माइक्रोस्कोप वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। माइक्रोस्कोप वाले पार्टिकल में अगर इलेक्ट्रॉन का डिटेक्शन करना है तो आपको लाइट डालनी ही पड़ेगी, लाइट के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा तो उसकी एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन सब चेंज हो चुकी होगी। और फाइनली जो आपको पोजीशन मिली है वो आपको पता है, लेकिन पहले क्या पोजीशन थी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले वो आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो यही चीज़ है कि मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट है उसके साथ वेव फंक्शन की बहुत सारी स्टेट हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ही आप पता लगा पाते हैं कि वो कौन सी प्योर स्टेट में आ गया है। एक बार यहाँ आने के बाद ये अपनी प्योर स्टेट E2 में आ चुका है। इसके बाद आपने फिर से एक निकोल प्रिज्म लगाया और इसको इसके ऊपर डाला। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ये सारे वाई डायरेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि ये आप कंफर्म हो चुके हो कि ये E2 स्टेट में आ चुका है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं वो सारे यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं पता था कि पार्टिकल की स्टेट कौन सी है, इसीलिए आप यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था। सेम कंडीशन ही मैटर के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन की होती है। ठीक है, उसे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके रिजल्ट को हम लिख लेते हैं और उन रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके जो रूल हैं उनको समराइज़ कर देते हैं, और ये मैंने सब रूल लिख दिए हैं, इनको हम समझते हैं और बाद में इसी से रिलेटेड हम वेव फंक्शन के क्या रूल होने चाहिए उस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए इसमें आपने जब पोलराइजेशन किया है तो आपके दो रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो आपके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो या फिर जेड एक्सिस के पैरेलल हो। तो आप ये कंसीडर कर लीजिए कि R1 रिजल्ट है ट्रांसमिटेड फोटोन का और R2 रिजल्ट है रिफ्लेक्टेड फोटोन का। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में पोलराइजेशन में दो रिजल्ट मिलेंगे आपको, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। सेकेंड है बिफोर द मेजरमेंट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विच इवेंट R1 और R2 विल हैपन। आपको अगर मेजरमेंट जब तक नहीं करोगे और आपका जो वेव है वो मिक्स्ड स्टेट में है, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि प्योर स्टेट ये हो गई और R1 के लिए है और इसके लिए रिजल्ट है R2। ये प्योर स्टेट है फॉर रिजल्ट R1 और ये प्योर स्टेट है फॉर रिजल्ट R2। ठीक है, तो अगर आपका जो लाइट है वो मिक्स्ड स्टेट में है तो बिफोर मेजरमेंट से पहले आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको रिजल्ट R1 मिलने वाला है या R2 मिलने वाला है। ये कब डिसाइड होगा? जब आपका जो लाइट है वो निकोल प्रिज्म से इंटरेक्ट करेगी, उसके बाद जब वो फाइनली ट्रांसमिट होगी या रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो किस स्टेट में आई है। ठीक है, तो बिफोर द मेजरमेंट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विच इवेंट R1 और R2, इवेंट भी लिख सकते हैं या रिजल्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने इसको रिजल्ट लिखा है, R1 और R2 विल हैपन। बट द प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा है और इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी साइन स्क्वायर थीटा है, जो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है लेकिन कौन सा फोटोन कहाँ जाएगा वो चीज़ आप नहीं बता सकते हो बिफोर मेजरमेंट। थर्ड, इफ इनिशियल स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन नोन, अगर आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो E2 स्टेट में है तब रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज नोन बिफोर हैंड, यानी तब आपको पता होगा कि जो रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है। दैट मीन्स कि मैंने आपको बताया भी था ना, ये आपका निकोल प्रिज्म है, यहाँ पे अगर आपकी जो लाइट है उसके कंपोनेंट आपको पता है पहले से ही कि इस डायरेक्शन में पोलराइज हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन अगर ये मिक्स्ड में है तो नहीं पता होता। एक बार आपको ये पता होता है क्योंकि ये आपने पहले से ही पास करा रखा है इससे, तो आपको पता है कि यहाँ इस डायरेक्शन में जो आए होंगे ये मिक्स्ड हैं आपके, कि यहाँ से जो पास होके आए होंगे वो सारे ही वाई एक्सिस में हैं, तो आपको पता है कि अब यहाँ पे जो मिलेंगे वो आपको वाई एक्सिस में ही मिलेंगे। ठीक है, ये E2 स्टेट आपको पता है तो आप फाइनली बता सकते हो, पहले से ही बता सकते हो कि आपका रिजल्ट R1 ही आने वाला है। ठीक है, इफ द इनिशियल स्टेट E किसे लिखा है? जो मिक्स्ड स्टेट है, इज इक्वल टू कॉस थीटा E2 प्लस साइन थीटा E3। If the initial state E of the polarization is not itself a pure state, the result of the measurement is not definite। ये तो चीज़ समझ में आ गई है, ये प्योर स्टेट नहीं है इसीलिए आपको नहीं पता है कि रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है। प्रोबेबिलिटी लेकिन पता है। ठीक है, फिफ्थ है मेजरमेंट चेंज द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेजरमेंट की वजह से स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाती है। शुरू में मिक्स स्टेट में था क्योंकि आपने मेजरमेंट किया है तो इसीलिए, और मेजरमेंट इस तरह से किया है जिससे वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट अलग हो जाएं, तो इसीलिए E से E2 में चेंज हो गया है और E से E3 में चेंज हो गए हैं। एक बार जब आप मेजरमेंट कर लेते हो और अगर आपकी इलेक्ट्रिक वेक्टर प्योर स्टेट में आ जाते हैं तो आप कंफर्म हो जाते हो कि ओके ये प्योर स्टेट में आ चुके हैं। लेकिन मेजरमेंट से पहले वो सब मिक्स स्टेट में हैं, आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं वो कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। तो इसी चीज़ को अगर जनरलाइज कर दिया जाए तो आपके पास मान लिया R1 R2 R3 बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं और आपका जो स्टेट है, ठीक है, मैटर के साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन साई है उसकी स्टेट मिक्स्ड स्टेट है।
ठीक है। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अब आपने इस वेव फंक्शन को ट्रीट किया एक्सपेरिमेंटली, कोई भी एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से इंटरेक्ट होने के बाद ये मिक्स स्टेट से प्योर स्टेट में चला जाएगा। जैसे मान लिया ये वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपने यंग डबल स्लिट मेथड लिया, ठीक है, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, तो ये प्योर स्टेट वेव फंक्शन जो आपको वेव कैरेक्टर बताएगा, उस जिससे आप प्रिसाइजली वेवलेंथ ऑफ वेव्स निकाल सकते हो कि इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उनकी वेवलेंथ कितनी है, वो तो निकाल पाते हो ना आप। पोजीशन तो भले ही अनसर्टेन हो जाती है उस समय, लेकिन आपको वेवलेंथ मिल जाती है। दैट मीन्स आप मोमेंटम p इज इक्वल टू h/λ भी निकाल सकते हो। तो स्टेट मेज़रमेंट से पहले मिक्स थी, लेकिन मेज़रमेंट होने के बाद एक प्योर स्टेट में चला जाता है आपका वेव फंक्शन। तो आप उस वेव फंक्शन को साई इज इक्वल टू a साइन kx ऐसे लिख सकते हो। इनिशियली थोड़ी ना था ये, जब आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस टाइम आपको पता चल चुका है कि अब ये वेव बन चुका है, तब उसका वेव फंक्शन आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन मेजरमेंट से पहले तो इसके पास पोजीशन भी थी, ये पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर रहा था, वेव की तरह भी बिहेव कर रहा था, तो उस समय उसका वेव फंक्शन कुछ डिफरेंट ही होगा। आफ्टर मेजरमेंट ही आप निकाल सकते हो। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट छूट गया है समझने से तो रिवर्स कर लीजिए अपनी वीडियो को और फिर वापस देखिए कि कौन सा पॉइंट है। देखिए, अगर आपके पास एक प्योर स्टेट है आई, ये स्टेट मैंने बताया था, स्टेट को ऐसे एक कैट के अंदर रख देते हैं, तो अब हम इसे ही यूज़ करेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है ये स्टेट को बता रहा है। तो ये प्योर स्टेट है, और अगर आपने किसी फंक्शन फाई को रिप्रेजेंट किया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 1 प्लस C2 2 प्लस C3 ऑफ 3, ठीक है, ये इनके वेटेज हो गए। तब अब अगर आपको रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आ जाएगा CI अपॉन CI के मोड का स्क्वायर, CI के मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको अगर ये है, और ये कंफर्म होगा 1 अगर ये स्टेट प्योर स्टेट है। अब ये चीज़ आपको एकदम तो समझ में आई नहीं होगी, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि ए मेजरमेंट ऑन अ सिस्टम हैज़ द 3 पॉसिबल आउटकम R1 R2 R3। जो आपने अभी पढ़ा है उसमें आपके 2 आउटकम आ रहे थे, R1 और R2, इसमें आपके 3 आउटकम आ सकते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग प्योर स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, 1 2 3। आपने स्टेट उसमें क्या बताई थी, E2 और E3, वो उसकी प्योर स्टेट थी। तो मान लिया रिजल्ट R1 की प्योर स्टेट क्या है, 1 है, R2 की प्योर 2 है, R3 की प्योर स्टेट 3 है। लेकिन आपने जो सिस्टम बनाया है वो मिक्स स्टेट से बनाया है। फाई इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जैसे आपने E लिखा था कॉस थीटा ऑफ E2 प्लस साइन थीटा ऑफ E3। समझ रहे हैं ना, अभी आपने किया था ये। तो इस तरह से एक मिक्स्ड स्टेट बनाई गई है जिसमें से आपके 3 रिजल्ट मिल सकते हैं, 1 2 3। उन तीनों की प्योर स्टेट भी दी हुई है। एंड द मेजरमेंट इज मेड, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट विल बी R2। देखिए, देखने में तो बड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है कि इसमें पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपको रिजल्ट R2 चाहिए। R2 की प्योर स्टेट क्या है, ये है, ठीक है। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी होगी इससे उसकी वेटेज कितनी है, 2 इंटू ये बाहर C है, तो आपके पास वेटेज कितनी है 2C, और उसका आपने स्क्वायर किया। लेकिन प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होती है, और यहाँ पे तो आपका 4C स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए आपको टोटल कितना है वो वेटेज से निकालना पड़ेगा ना। टोटल आपका C स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी फॉर रिजल्ट R2 आई है। ऐसे ही R1 के लिए निकाल सकते हो, उसमें ऊपर ये आ जाएगा C स्क्वायर। इसके लिए निकालना हो तो 3C स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे ये टर्म सेम रहेगी तीनों रिजल्ट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4C स्क्वायर अपॉन 9 4
और 1, तो आपका आ जाएगा 14c²। इससे ये कैंसिल 2/7, तो प्रोबेबिलिटी फॉर रिजल्ट R2 विल बी 2/7। सिंपल है। इसी तरीके से आप किसी के भी निकाल सकते हैं कि कितना वेटेज होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा टफ है, तो उसको भी हम ध्यान से कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये है, अ पोलराइजर इज केप्ट विथ इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि जो पोलराइजर है उसका ट्रांसमिशन एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स कि अगर इसमें से कुछ भी कंपोनेंट गए जो कुछ एक्स एक्सिस में हैं, कुछ वाई एक्सिस में हैं, कुछ और किसी डायरेक्शन में हैं, तो सिर्फ वाई एक्सिस वाले ही इससे पास हो सकते हैं, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो हमारा जो पोलराइजर है उसमें सिर्फ वाई एक्सिस वाले ही जो कंपोनेंट हैं वो ट्रांसमिट होंगे। अ लाइट बीम मूविंग इन जेड डायरेक्शन, हम मोस्टली एक्स डायरेक्शन लेते हैं, अभी हमें सारा का सारा एक्स डायरेक्शन में किया था, लेकिन ये जेड डायरेक्शन में लाइट बीम मूव कर रही है, तो कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में होंगे, वाई और एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो स्टेट होगी वो E1 होगी और इसके E2। ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन आपकी जो लाइट के प्रोपेगेशन की है वो डायरेक्शन है। तो एंड हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस का है, फॉल्स ऑन द पोलराइजर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन फोटोन विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द पोलराइजर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। अगर कोई भी फोटोन ट्रांसमिट होगा तो वो वाई एक्सिस वाला ही ट्रांसमिट होगा। जेड एक्सिस तो खैर प्रोपेगेशन के, एक्स एक्सिस वाला ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आपके पास ये एक रिलेशन है, इसमें आपको पता है ये वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड है, ये एक्स एक्सिस के। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका फोटॉन्स ट्रांसमिट हो जाए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वही सेम टेक्निक है जो हमने पिछले में लगाई थी, इसका स्क्वायर अपॉन इनका पूरा वेटेज देखेंगे हम, 12² प्लस 5²। तो ये आपका हो जाएगा 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं ऐड कर देंगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 12/13 का स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी है कि फोटोन ट्रांसमिट हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। बी पार्ट क्या कहता है, आउट ऑफ 2 गिवन फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द पोलराइजर, वन इज ट्रांसमिटेड एंड अदर इज ब्लॉक्ड। ठीक है, तो आपके पास 2 फोटोन आ रहे हैं, पोलराइजर में से वही ट्रांसमिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जिसका वाई एक्सिस में होगा तो वही ट्रांसमिट होगा फोटोन, बाकी और किसी डायरेक्शन में होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो अब आपको बी पार्ट के लिए क्या करना है, आपने 2 फोटोन लिए हैं, तो आपको ये तो पता नहीं है कि पहला फोटोन ट्रांसमिट होगा या दूसरा फोटोन ट्रांसमिट होगा, तो हमें क्या करना है, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है 5² ये तो क्या बताती है कि फोटोन ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में आपका पोलराइजर की केवल वाई कंपोनेंट को ही ट्रांसमिट कर रहा है, तो इनको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो एक ब्लॉक हो गया इनटू दूसरा ट्रांसमिट हो गया। अगर दोनों इवेंट होने हैं तो हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आपने ये कहा है एक फोटोन तो ब्लॉक हो चुका है और एक फोटोन ये ट्रांसमिट हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता है ना कि कौन सा वाला, पहला वाला आपका ट्रांसमिट हुआ है या दूसरे वाला ब्लॉक हुआ है, तो कुछ ये नहीं पता है। 2 फोटोन हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि मान लिया ये 2 फोटोन हैं आपके, एक 1 and 2, इन दोनों में से ये वाला ट्रांसमिट हुआ है या ये वाला ट्रांसमिट हुआ है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दूसरे वाला मान लिया ट्रांसमिट हो गया है और पहले वाला ब्लॉक हो गया है। समझ गए? तो एक कंडीशन ये बन गई, एक कंडीशन ये है, इनमें से एक ही कंडीशन फॉलो अप होगी। ठीक है ना, या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन। तो कौन सा प्रोसेस 1 हो रहा है या 2 जा रहा है या 2 जा रहा है या 1 जा रहा है, इसे करना है तो दोनों प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों में से एक ही होगी, इसीलिए ऐड कर दिया आपने। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 × 5/13 का स्क्वायर इंटू 12/13 का स्क्वायर। तो बी पार्ट का ये हो गया है। सी पार्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ 2 given photon falling on the polarizer at least 1 is transmitted। देखिए, अगर हमें at least 1 का वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं,
हम पहले वो निकालते हैं कि जिसमें आपकी इवेंट हैपन ही ना हो, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी को निकाल लेते हैं और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का ही रूल है, कोई मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, कि अगर हमें ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रांसमिटेड, अगर हमें 2 में से आउट ऑफ द 2 फोटोन एक निकालना है, तो हम ये निकाल रहे हैं कि 5/13 का स्क्वायर है कि प्रोबेबिलिटी एक फर्स्ट फोटोन के लिए कि वो ट्रांसमिट ना हो, सेकेंड फोटोन के लिए ये हो गया, ये प्रोबेबिलिटी है कि फोटोन ट्रांसमिट ना हो। तो इवेंट ना होने की जो होगी कि दोनों फोटोन ट्रांसमिट ना हो, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने और इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है कि एटलीस्ट इसमें से 1 इवेंट हैपन हो। तो ये प्रोबेबिलिटी का लॉ है। तो सी पार्ट में आप ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी जिससे वो प्रोसेस ना हो, उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव फंक्शन की प्योर स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।